स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल डार्क यूपीएससी पे। आज हम दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सीसेट एनालिसिस की सीरीज़ में। जो व्यूवर हमें पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये हमने डिसाइड करा है कि सीसेट के पिछले कुछ वर्षों के पेपर को हम वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। उसी सीरीज में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पेपर 2 मतलब सीसेट के पेपर का ये दूसरा एनालिसिस वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं, लगभग 16 क्वेश्चंस तक, जिसमें सिर्फ हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम 17वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें हमने तो लास्ट वीडियो में और ओरिएंटेशन में ही कवर कर ली है। बाकी अप्रोच और टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो धीरे धीरे चैनल पे अपलोड करी जाएंगी। सबसे पहले हम पेपर एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम कम से कम पिछले 3 साल के पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर सकें और आपको ये कॉन्फिडेंस दिला सकें कि जो भी नॉलेज आपके पास है उसे अप्लाई करके हम सीसेट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछता है कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 30 पावर 30। तो ये बोल ये रहा है कि अगर आपके पास नंबर दिया हुआ है 30 पावर 30, ठीक है, इस इसमें ट्रेलिंग जीरो होंगे, मतलब लास्ट में कुछ जीरोस होंगे। ठीक है, जहां से पहला नॉन जीरो नंबर आता है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, वही पूछता है कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रेसीडिंग द जीरो इन द वैल्यू ऑफ 30 पावर 30। तो लास्ट के सारे जीरो हैं, उसके बाद जो पहला नॉन जीरो नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे नंबर बनेगा ना आपका एक्स वाई जी कुछ भी बनता है, तो जो पहला नॉन जीरो नंबर आता है उसी नंबर को आपको बताना है वो कौन सा डिजिट होगा। जो पहला नॉन जीरो डिजिट मिलता है आपको इस नंबर में 30 पावर 30 में, उसी को आपको बताना है। ठीक है, तो 30 पावर 30 से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि 30 को आप 30 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 30 को आप 30 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी को आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, 3 × 10 होल पावर 30। ठीक है, और 3 × 10 होल पावर 30 क्या बनेगा? 3 के पावर 30 इंटू 10 के पावर 30। बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला है ये, बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला a इंटू बी होल पावर m इक्वल्स टू a पावर m इंटू बी पावर m। शायद क्लास 8 9 7 8 का फॉर्मूला है ये, बिल्कुल बेसिक सा। ठीक है, अब आपके पास ये है 30 पावर 30 को आपने इस तरह से तोड़ रखा है, 3 पावर 30 इंटू 10 पावर 30। अब 10 के पावर में आप जितना लगाएंगे उतना नंबर ऑफ जीरो बढ़ता जाएगा। तो ये पार्ट तो हमारे लिए काम का है ही नहीं, ये तो हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि ये हमें जीरोस बताएगा। तो अभी हमको ध्यान किस पे देना है? 3 के पावर 30 पे। अब 3 के पावर 30 में जो मेरा पहला नॉन जीरो नंबर मिलेगा वही तो हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट होगा 30 के पावर 30 में, क्योंकि ये पार्ट तो आपको जीरो ही देने वाला है, 30 जीरो ये पार्ट देगा। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता करना है कि 3 के पावर 30 में सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का बहुत आसान सा तरीका ये होता है कि आप थोड़ा पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, 30 के पावर 30 है क्या? 3 × 3 × 3 × 3, ये आप 30 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार पैटर्न देखते हैं ये बनता कैसे है। ठीक है, 3 पावर 1 क्या होता है आपका, मतलब 3 को एक बार गुणा करेंगे तो 3 आता है। 3 के पावर 2 आपके पास क्या आता है? 9। 3 के पावर 3 आपको क्या मिलता है? 27। 3 के पावर 3 4 क्या मिलता है? 81। अब देखिए 3 के पावर 5 आपको क्या मिलेगा? 3 × 1 = 3 8 3 = 24 243। 3 के पावर 6 आपको क्या मिलेगा? 3 3 = 9 4 3 = 12 1 13 सॉरी
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 बैलेंस, और 3 2 जा 6 1 7। तो आप देखिए इसके आगे पावर 1 पे मिला 3, पावर 2 पे मिला 9, 3 पे 27, 4 पे 81। उसके बाद ये देखिए पैटर्न आपका यूनिट डिजिट का पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हुआ। एक और करके देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। 3 के पावर 7, तो मतलब क्या, 3 के पावर 6 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 9 त्रिक 27, पहला नंबर 27 मिल गया, 7 मिल गया, इसके बाद ही कुछ नंबर और आएगा। 27 मिला, ये देखिए पैटर्न रिपीट होना शुरू। फिर अगर 3 के पावर आप 8 करेंगे क्या होगा, इसी 7 में ही तो आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, फिर 1 मिला, फिर पैटर्न आप देखिए, ये पैटर्न बन गया आपका। मतलब प्रत्येक 4 के बाद आपका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। मतलब कैसे आ रहा होगा, पहले पावर 1 होगा तो 3 आ रहा है, पावर 2 हो रहा है तो 9, पावर 3 हो रहा है तो 7, पावर 4 हो रहा है तो 1। ये देख रहे हो आप, 3 9 7 1। फिर 4 के बाद जो भी पावर बढ़ रही है फिर वही पैटर्न रिपीट होगा, 3 9 7 1। फिर अगला जो पावर आएगा उसमें भी 3 9 7 1 होगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि 3 के पावर कुछ भी नंबर हो वो रिपीट होते हैं 4 के पावर में, 4 बारी में, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, 3 के पावर 30। तो 30 को आप 28 प्लस 30 लिख सकते हैं। 28 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि 30 के पास जो सबसे 30 के नज़दीक में जो वह नंबर जो 4 से भाग दे सके वो क्या है, 28 ही है ना। 28 को क्या लिख सकते हैं आप, 28 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 7। 28 को आप 4 गुणे 7 लिख सकते हैं ना। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 गुणे 7 धन 2। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो 4 का जो पेयर बन रहा है ना ये आपको 7 बारी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 बार और, ठीक है। 2 बारी में, पहली बार में 3 और दूसरी बार में 9, और यही आपका 9 आंसर होगा। एक बार मैं समराइज करता हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बात हो गई यहाँ पे, तो एक बार सबके लिए मैं समराइज कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि 30 पावर 30 को हम 3 पावर 30 गुणे 10 पावर 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 10 के पावर 30 है आपके पास, तो 10 के पावर 30 में आपको जीरो ही मिलना है, वो 30 जीरोज मिलेंगे, पर उससे हमें मतलब नहीं है, वो हमारी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि हमें पहला नॉन जीरो डिजिट बताना है, ठीक है, पहला नॉन जीरो। तो इसको हम भूल जाते हैं क्योंकि ये हमें जीरो ही देगा अंत में, सीधी बात है ना। 4 को 10 के पावर 2 रखते हैं, मान लेते हैं उदाहरण के रूप में, तो ये क्या देगा, 4 10 के पावर 2 क्या, 100, मतलब 400। तो 400 में ये 10 के पावर 2 वाला ही तो 2 जीरो है। इसका कहने का मतलब ये है कि 10 के पावर 30 ये हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हमें जीरो देगा। तो हमें ध्यान देना है 3 के पावर 30 पे। अब 3 के पावर 30 में पहला नॉन जीरो जो डिजिट होगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको निकालना है 3 के पावर 30 में क्या नंबर पहला नॉन जीरो होगा। तो अभी आपको मैंने दिखाया पैटर्न, वो किसी नंबर पे लेते हैं, ठीक है, वो किसी पावर वाले नंबर पे काम करता है। जैसे मैं 2 का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, ठीक है। 2 के पावर 5 32। ये देखिए पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट। 2 के पावर 6 64। ये देखिए पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट, ठीक है। इसी तरह आपको मैंने 3 में भी दिखाया। 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। सेम ही तरीके में 3 के पावर में भी 4 के बाद पैटर्न रिपीट होता है। ये हुआ 81। 3 के पावर 5 आप करते हैं तो 243। ये देखिए
ये पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप यूनिट डिजिट को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करिए। अब 9 को गुणे 3 करेंगे तभी तो आपका 3 का पावर 7 होगा। 3 के पावर 7 मतलब क्या, 3 के पावर 6 गुणे 3। तो ये 9 आपको 3 से जब गुणा करेंगे तो वही तो आएगा। यहाँ पे भी तो आपने वही किया है, 9 को 3 से गुणा किया तो 27 आया। तो बात कन्फर्म, यहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है 4 अंक के बाद, 4 बारी के बाद। तो 30 को हमने डिवाइड कर दिया जो 4 से। सबसे 30 के पास कौन सा नंबर है, 28। तो 3 के पावर 30 को हम आसानी से लिख सकते हैं ना। 3 के पावर 30 को हम आसानी से लिख सकते हैं। 3 के पावर 4 गुणे 7 धन 2। ये 4 गुणे 7 क्या दर्शाता है, 4 गुणे 7 मतलब ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है आपका, वो रिपीट होते जा रहा है। ठीक है। अगर अगर 3 के पावर अगर 5 होता तो आपको यूनिट डिजिट में क्या मिलता, 3 मिलता। ठीक है। इसी तरह से अगर 3 के पावर 28 होता तो यूनिट डिजिट में क्या मिलता, वही 4 वाला पैटर्न है। 28 वाला मतलब चौथा वाला पैटर्न। हाँ, चौथा वाला पैटर्न मतलब आपको 1 मिलता। ठीक है। तो यहाँ तक तो काम हो चुका है। तो मुझे ध्यान देना है कि 3 के पावर 2 पे क्या पैटर्न मिलेगा। बस, वो क्या मिलता है, 9। दूसरे डब पे 9 मिलता है, ये देखिए 9 मिलता है। यही हमारा उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत अलग सा नॉलेज कुछ टेस्ट हुआ, कुछ अलग सा फॉर्मूला लगा, बेसिक एनालिसिस है। आपको इतना पता होगा कि अगर पावर जीरो है, अगर 10 के पावर में कुछ जीरो है तो वो कैसे नंबर बढ़ेंगे, ये सारा आपको आइडिया लगा हुआ है। बस उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उसी चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है। बाकी कैसे ये फॉर्मूला आता है, कैसे डिराइव करते हैं इन सब फॉर्मूला को, इसको कैसे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन इसके क्या पैटर्न है, जब इन सब टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लीव द सेम रिमाइंडर 1। ओके, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। ठीक है। अभी क्या कह रहा है आपको कि आपको दो संख्याएं दी गई हैं, 421 और 427। 421 और 427 को एक सेम संख्या से, मतलब एक ही संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो दोनों के केस में आपको जो शेषफल मिल रहा है, जो रिमाइंडर मिल रहा है, वो 1 मिल रहा है। ठीक है। चलिए ठीक है, ये थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ बोर्ड, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया, आप रियलाइज ये कर रहे होंगे कि हमने कोई अलग सा फॉर्मूला, कोई नया सा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। सेम क्लास 10th लेवल मैथ्स का ही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या कर रहा है कि 421 है और 427 है, इसको आप किसी नंबर से भाग देते हैं। मान लेते हैं वो नंबर है आपके पास x। तो आपको कुछ यहाँ क्या मिलेगा, कुछ डिविडेंड मिलेगा, डिवाइडेंड। ठीक है, मतलब भागफल, और कुछ शेष। ठीक है। शेष आपको बता रहा है कि आपको एक शेष मिलता है दोनों के केस में। ठीक है, दोनों के केस में एक शेष मिलता है। ठीक, दोनों केस में एक शेष मिलता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर शेष एक मिलता है तो वो जो नंबर होगा उसको 421 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, k इंटू एक्स प्लस 1। एक्स मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं, k मतलब भागफल, और एक मतलब शेषफल। तो k इंटू एक्स आपका क्या होगा, वो आपका नंबर होगा 420। मतलब 420 ऐसी संख्या है जो आप जब x से भाग देंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित होगी। वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। 427 बराबर, ये k डैश मान लेता हूँ मैं, k डैश x प्लस 1। तो 426 जो है, 426 जो है वो संख्या x से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि वो कितने और कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर टू गेट द सेम रिमाइंडर।
इसका मतलब ये है कि 421 और 427 को कितनी संख्या से हम भाग दे देंगे कि हमें जो शेषफल समान मिले, मतलब वही एक ही हमें शेष मिले। इस बात को समझिएगा ध्यान से। 421 को और 427 को कितनी संख्याओं से हम भाग देंगे कि हमें शेष बराबर मिले, मतलब वो एक मिले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए, आप 420 और 426 ये दोनों नंबर हैं जो कि एक संख्या कोई x होगी जिससे ये पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं हो सकती। मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये सुन समझिएगा कैसे। देखिए, जैसे कोई भी नंबर, देखिए कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 50, ठीक है, और एक कोई नंबर है 60, दोनों संख्या है 50 और 60। मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों संख्या जो है वो किसी एक संख्या से भाग दे रहे हैं, एक संख्या से भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित होगी ये दोनों संख्याएं। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर है जो जिससे भाग देंगे तो दोनों संख्याएं पूरी तरह से विभाजित होंगी। तो बड़ा से बड़ा वो कौन सा नंबर हो सकता है? 10, क्योंकि 10 से बड़ा आप लेंगे, 10 से बड़ा मान लेते हैं मैं 11 लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 11 से दोनों संख्या विभाजित होंगी। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ ये पहली संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, 50 मान लेता हूँ मैं, 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो जो अगली संख्या जो 11 से विभाजित होगी वो 50 प्लस 11 होगी ना, जो कि 61 है। 61 60 से बड़ी है, तो वो संभव ही नहीं है। तो 420 और 426 हमारे पास ये दो संख्याएं हैं जो कि x से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, तो x की जो अधिक से अधिक वैल्यू है वो क्या होगी? 6, क्योंकि 6 से बड़ा अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हम 7 लेते हैं, और एक बार हम मानते हैं कि 420 7 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये बात की बात है कि हो जाता है कि नहीं हो जाता है, पर मानते हैं कि हो जाता है। तो अगली संख्या जो 7 से विभाजित होगी वो 420 प्लस 7 होगी ना, वो 427 हो गई, जो कि 426 से बड़ी है। तो मैक्सिमम नंबर जो 420 और 426 को विभाजित करेगा वो क्या है? 6। वो 6 हो सकता है नहीं, हो सकता है। ठीक है, अब हमें चेक यही करना है कि 1 से 6 के बीच में, क्योंकि अब तो हमारा रिड्यूस हो गया ना। मैं यही बात आपसे कहता हूँ कि यूपीएससी का सी सेट और बाकी पेपरों के सी सेट में ही डिफरेंस है। आपको ये सर्च कितना हम क्या क्या टेस्ट के मतलब क्या क्या नंबर हमें चेक करना है एज ए सोल्यूशन, अगर आप उसको कम से कम कर लेते हैं ना तो आप पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब मुझे 1 से 6 के बीच में ही चेक करनी है कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 420 और 426 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। क्योंकि अगर कोई संख्या 420 और 426 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी तो 421 और 427 में सेम वही नंबर आपको एक शेषफल देगा। समझ रहे बात कि नहीं? जैसे 8 है, अगर दो दो 8 को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है तो 2 प्लस 1 9, 9 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो आपको एक शेष मिलेगा, सेम चीज वही है। कोई संख्या अगर 420 और 426 को पूरी तरह से विभाजित कर रही है तो 421 और 427 में उसी संख्या से हम भाग देंगे तो हमें एक शेषफल चाहिए, एक शेषफल मिलेगा। हमें वही संख्या पता लगानी है वो कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो एक का केस है हम एक से भाग दे के देखते हैं। तो एक से भाग देंगे तो सारी संख्या विभाजित हो जाएंगी, हमें कोई शेषफल नहीं मिलेगा, तो एक तो हमारा एक उत्तर नहीं होगा। दो से भाग देते हैं, क्या 420 426 विभाजित होगा? हाँ, इवन नंबर है, सम संख्याएं विभाजित होगा ही। तीन से भाग देके देखते हैं, तीन से भाग देंगे 420 तो क्या विभाजित होगा? होगा, ये आ रहा है ना 140। क्या 426 विभाजित होगा? ये आ रहा है ना आपका 142। तो तीन से भी ये नम संख्याएं विभाजित हो रही हैं, दोनों संख्याएं। एक बार चार से प्रयास करके देखते हैं, चार से हो रही हैं क्या? चार से विभाजित करेंगे 420 को तो आ जाएगा 105, और 426 को विभाजित करेंगे चार से तो नहीं,
106 दशमलव कुछ आएगा, तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो 6 हमारे पास उत्तर में नहीं होगा। 5 से 420 तो विभाजित होगा, पर 426 विभाजित नहीं होगा। एक बार 6 से भी देख लेते हैं। अब 420 को अगर आप 6 से विभाजित करते हैं तो 6 सत्ते 42 मतलब 70, और 426 को 6 से विभाजित करते हैं तो 71, तो 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो अब आप ये चेक कर सकते हैं कि और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे ये पूरी तरह से विभाजित हो पा रहा है। आप वो संख्याओं को चेक करिए और काउंट करिए, वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब इसको मैं तुरंत समराइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या डिस्कशन किया यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन में आपको दो संख्याएं दी गई हैं, 421 और 427। वो बताया गया है कि 421 और 427 को किसी एक संख्या से भाग देने पे दोनों के केस में एक शेषफल मिलता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो वो संख्या, ठीक है, अगर 421 को एक से किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपको एक शेषफल मिलता है। ठीक, तो उस शेषफल को अगर आप निकाल देते हैं 421 में से, अगर मैं उस शेषफल को निकाल देता हूं तो क्या संख्या बनेगी? 420। मतलब जो x है वो 420 को पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है। ठीक, बात सही है। उसी तरह 427 में से अगर आप एक निकाल देंगे, एक शेषफल मिल रहा है ना दोनों के केस में, आप ये देखिए क्वेश्चन में मिल रहा है, तो ये बनेगा नंबर 426। अब x 426 को पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है। ठीक है, तो अब मुझसे पूछा गया है कि वो कितनी संख्याएं होंगी जो 420, जो जिनसे मैं 421 और 427 को भाग दूंगा तो हमें एक शेषफल मिले। देख रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर, सेम शेषफल मिले एक। तो मतलब हम अगर ये पता कर लें कि 420 और 426 को वो कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर देंगी, तो हम ये बता सकते हैं कि उतनी संख्याएं ही होंगी जिन्हें 421 और 427 से भाग देने पर एक शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यही ट्रिक बताई है कि 420 और 426 को विभाजित करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या जो संभव है वो 6 है। 6 से ऊपर का आप कोई नंबर लेंगे तो वो दोनों को विभाजित नहीं कर पाएगा, बात साफ है। तो हमें चेक कहाँ से करना है? 1 और 6 तक, 1 से 6 तक। ठीक है, एक का केस हम इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि एक से आप किसी भी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल नहीं मिलता है। ठीक है, 421 से 427 को भाग देंगे तो क्या शेषफल मिलेगा? जीरो, क्योंकि एक से तो सारी संख्याएं विभाजित हैं। तो ये आपको 2 से 6 तक चेक करना है कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, जितनी संख्याएं होंगी वही आपका उत्तर होगा। मतलब आपको 2 से 2, 3, 4, 5, 6, इन इनमें से आपको 420 और 426 ये दोनों को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी आप चेक करिए, क्या उत्तर होगा आप उसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वैसे अब हम करके देख भी सकते हैं, 2 से तो होगा ही, 3 से 3 से 3 से भी होगा, 4 से थोड़ा डाउट है, 4 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा। ठीक है, तो आप इसका उत्तर समझ गए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि अ कैन एक्स कंटेन्स 399 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है, एंड कैन वाई कंटेन्स 532 लीटर्स ऑफ डीजल। They are to be bottled in the bottles of equal size so that the whole of petrol and diesel would be separately bottled. ठीक है, the bottle capacity in the terms of liters in an integer. Okay, how many different bottle sizes are possible? आप क्वेश्चन समझिए। एक आपका बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, इसमें 399 लीटर क्या है? पेट्रोल है। ठीक है, आपके पास दूसरा कंटेनर है जिसमें 532 लीटर डीजल है। ठीक, अब सवाल ये कह रहा है कि हमें पेट्रोल और डीजल को छोटे छोटे बॉटल में समान साइज के, मतलब बराबर साइज के, मतलब अगर 2 लीटर का बॉटल लेते हैं
तो 2-2 लीटर के बॉटल्स में पेट्रोल और डीजल को भरना है, और इस तरह से भरना है, कुछ इस तरह से भरना है कि जो सारा पेट्रोल है वो बॉटल में आ जाए। मान लो 2 लीटर हम लेते हैं तो वो सारे 2-2 लीटर के बॉटल्स में आ जाए, और सारा डीजल भी, जो 532 लीटर डीजल है वो भी सारा 2-2 लीटर वाले बॉटल में आ जाए। कुछ भी मिक्स ना करना पड़े, ऐसा ना हो कि थोड़ा पेट्रोल बच गया, थोड़ा डीजल बच गया, हम उसको मिक्स कर दें, या फिर थोड़ा पेट्रोल बच गया तो उसको मैं 1 लीटर वाले बॉटल में डाल दूं। ऐसा नहीं, हमारे पास सेम साइज के बॉटल चाहिए होंगे, सब सब कुछ भरना है उसमें। ठीक है, क्या तरीका है? सेम जो पिछला क्वेश्चन किया ना हमने 421 और 427 वाला, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें आपको इन दोनों का 399 और 532, इन दोनों को विभाजित करने वाली संख्याएं बतानी है। ठीक है, बस सीधी बात ये है। तो इसमें सबसे बड़ी सी बड़ी क्या नंबर, कौन सा संख्या होगा? पुराने सवाल वाला लॉजिक आप अपना मिनिमाइज कर सकते हैं कि कितना आपको सर्च करना है। 399 और 532 में सबसे बड़ी सी बड़ी कौन सी संख्या होगी? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही सबसे बड़ी सी संख्या होगी चेक करने के लिए, और सबसे छोटी संख्या एक। तो इसका अंतर कितना आएगा? 532, 399, 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 1 गया 3 गया 1, 133। तो 1 से लेके 133 के बीच में जो जो संख्याएं बनेंगी, जो इनको विभाजित कर देती हैं पूरी तरह से, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या होता है, आसान तरीका क्या होता है, मैं बताता हूँ। इसके लिए ना आप दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 399 का भी और 532 का भी। और प्राइम फैक्टर में आप पेयर बना के चेक कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। 399 का प्राइम फैक्टर, ठीक है, पहले मैं 3 से ही भाग दे लेता हूँ। 133, 133 किसी से भाग जाएगा क्या? 3 से नहीं जाएगा, 7 से, हाँ 7 से जाएगा। 7 एक नम 7, 6, 63, 19। ठीक है, अब 532 को देखता हूँ। ठीक है, 532। ठीक है, अब 532 को 2 से कर लेता हूँ तो 2 और 266, फिर 2 से करूँगा तो 133, और 133 के आगे का तो पता ही है अपन को। 133 के आगे क्या होगा? 7 और 19। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने से ना आप आसानी से देख देख सकते हैं कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही हैं। 7 गया और 19 से किया 1 आया। ठीक है, अब एक चीज तो आप देखिए, एक तो इसमें ट्रिवियल आंसर है 399 और 532 में। ठीक है, इनको एक समान के बॉटल में डालना है। तो आप 1 लीटर का बॉटल ले लीजिए ना, 1 लीटर का। अगर आप 1 लीटर का बॉटल ले लेंगे तो आप एक एक लीटर करके सारा पेट्रोल सारा डीजल आप डाल देंगे सारे बॉटल्स में, आराम से आपका हो जाएगा। तो एक तो आंसर इसका पहले हो गया एक। और कुछ और भी बॉटल्स आएंगे, अब वो चेक करना वो कौन कौन से और बॉटल्स होंगे। ठीक है, अब उसको कैसे चेक करेंगे, आसान सा, उसके लिए आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। आप प्राइम फैक्टर दोनों नंबर का निकाल लीजिए। तो इसका प्राइम फैक्टर आपको मिला 3 × 7 × 19, और इसका प्राइम फैक्टर मिला 2 × 2 × 7 × 19। अब आप देख लीजिए इसमें क्या कॉमन हो पा रहा है। पहली बात, 7, 7 इसमें भी है, तो एक और फैक्टर मिल गया। 1 लीटर वाला बॉटल, एक 7 लीटर का ऐसा बॉटल होगा जिसमें आप दोनों को डाल सकते हैं। फिर एक 19 लीटर का बॉटल है। ठीक है, 19 लीटर का बॉटल हो गया। और कोई संभावना है? हाँ, 7 और 19 को आप दोनों में देख रहे हैं ना, 7 × 19 दोनों जगह है। तो एक ये भी आपके पास ऑप्शन है, 7 × 19 कितना होगा? 19 × 7 133। ये आपके पास एक और संभावना है। और चेक करिए और क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। तो 3 और 7 कर नहीं सकते, इधर से मिलेगा नहीं। 3 और 19 भी नहीं कर सकते, बस। बाकी तो और कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, तो आपके पास ये 4 बॉटल्स। ठीक है, खत्म सवाल, यही करना था। 399, 532, वो संख्याएं निकालनी है जो दोनों को विभाजित कर सके। तरीका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप वहां से निकाल लीजिए कौन कौन सी संख्याएं इनको विभाजित कर रही हैं। हो गया सवाल,
और तो कुछ करना नहीं है इसमें। तो मैंने जितना भी सवाल किया, आप देख रहे होंगे पिछले वीडियो से आज की वीडियो तक, किसी भी सवाल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता है। आपको भाग देने नहीं आता, कि आपको प्राइम फैक्टर नहीं करने आता, ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है? तो बात इसकी है ही नहीं है कि आप सीसेट इसलिए टफ होते जा रहा है क्योंकि वो कुछ कठिन कठिन सवाल आ रहे हैं। सीसेट सिर्फ इसलिए टफ हो रहा है कि आप सही सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सही चीजें नहीं लगा रहे हैं, आप पेपर नहीं लगा रहे हैं, आपको उस तरह से ट्रेन नहीं किया जा रहा है जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल लाइन पे ट्रेनिंग दी जा रही है, वही क्वेश्चन आप बुक से लगा रहे हैं और इसीलिए परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in respect of the sum x equals to xyz where the xyz are the distinct prime number each less than 10। ओके, तो ये क्या दिया है कि आपके पास x है, ठीक है, ये s इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये तीन दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपको क्या बताया है? ये आपका प्राइम नंबर है। अब यूपीएससी का आप सी सेट देने जा रहे हैं तो उसमें बेसिक मैथ की बात हो रही है, तो आपसे तो ये तो हम उम्मीद करके चलेंगे ना कि आपको प्राइम नंबर आता हो। प्राइम नंबर क्या होता है? आसान सी परिभाषा है, वह नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, एक वन और वो नंबर खुद, वन एंड सेल्फ, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। तो और यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जो एक्स वाई जेड है वो तीनों अलग अलग संख्याएं हैं और तीनों ही प्राइम नंबर हैं, और तीनों संख्याएं 10 से छोटी हैं। तो आप 10 से छोटी प्राइम नंबर निकाल लीजिए ना। 10 से छोटी प्राइम नंबर कौन कौन सी हैं? एक दो है, एक तीन है, एक पाँच है, एक सात है, बस ये चार ही तो है ना। क्योंकि बाकी आप कोई संख्या लेंगे लेंगे उनके फैक्टर्स दो से कम होंगे या दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपके पास तीन ही नंबर, चार ही नंबर है, दो, तीन, पाँच और सात। अब इसमें से कोई एक्स होगा, कोई वाई होगा, कोई जेड होगा, सीधी बात है। अब पूछ क्या रहा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी जीरो। तो आप यस इनमें से कोई तीन नंबर निकालिए, जोड़िए, जीरो मिल सकता है क्या? चेक कर लीजिए तुरंत पे तुरंत, ऐसे मिल सकता है ना, दो तीन पाँच पाँच दस। ये देखिए, अगर इन तीनों को अगर दो तीन और पाँच वैल्यू हो गई, देखिए तीनों डिस्टिंक्ट भी है, तीनों प्राइम की, जोड़ेंगे तो आपको 10 मिलेगा, यूनिट डिजिट जीरो, तो ये तो संभव है। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी नाइन। अच्छा, क्या कोई ऐसा तीन नंबर कॉम्बिनेशन है जो नाइन देगा आपको? तीन दो पाँच, पाँच पाँच दस, ये तो नहीं देगा। तीन दो पाँच, सात पाँच बारह, ये भी नहीं देगा। पाँच तीन आठ, सात पंद्रह, ये भी नहीं देगा। सात पाँच बारह, दो चौदह, ये भी। नौ तो संभव ही नहीं है, ये तो गया। ये गया ना, तो आप अपने आप कर लेंगे, टू है, ये गया, ये गया, ये गया, सही आंसर सी। खत्म, सवाल खत्म। इसमें क्या करना था? ना कोई अलग सा फॉर्मूला, बस इतना अगर आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, सवाल डन। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है और कुछ क्वेश्चन में टाइम कम लग रहा है। तो मैथ्स के क्वेश्चन इजी सारे होंगे, फॉर्मूला कुछ भी नया नहीं होगा, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं नया नहीं होगा, पर वहाँ पेपर में आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सारा करने में लगेंगे तो नतीजा वही होगा कि टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है? बाय द टाइम चिल्ड्रन रीचेस। ठीक है, ये तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, इसे हम किसी अलग दिन बैठेंगे ना, वो सारे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन करेंगे, ये मैं एक साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको अप्रोच भी बताया जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो सके। ठीक है, तो अभी हम कॉम्प्रिहेंशन नहीं, अभी सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग हम करते हैं। ठीक, 22वां क्वेश्चन भी कॉम्प्रिहेंशन का है, 23वां क्वेश्चन भी कॉम्प्रिहेंशन का है, 24वां। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये कुछ पैटर्न है, ए बी, क्या है, ए डैश बी सी डी डैश बी बी सी डी ए बी सी। ठीक है, उसके बाद डी ए बी सी डी। अब देखिए इन सब क्वेश्चन को ना, जैसे क्या है कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इन सब क्वेश्चन में। इन सब क्वेश्चन में हम पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न के आधार पे हम उत्तर देते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैं जिन्हें थोड़ा मतलब जिनकी थोड़ी प्रैक्टिस है, उनको पैटर्न दिख जाते हैं जल्दी। मान लेते हैं जिनको पैटर्न नहीं दिखता है,
उनके लिए तरीका क्या होता है कि आप सारे ऑप्शंस को एक एक बार उठा के पुट करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये BADC, ठीक है, यहाँ पे पुट किया तो नंबर क्या बनेगा, ABBCD, ABBCD, देन ABBCD। ओके, कुछ पैटर्न टाइप का लग रहा है क्या? हाँ, लग तो रहा है। ये बना ABBCD, फिर ABBCD, मतलब पाँच पाँच का पैटर्न बन रहा है। फिर आगे देखते हैं, ABCDD, ओ ये पैटर्न ब्रेक हो गया, तो पैटर्न कुछ ब्रेक हो रहा है। अभी बी भी रिपीट कर रहा था, फिर शायद CDD, ये दूसरा पैटर्न शायद बन रहा है क्या? पर कोई ऐसा लॉजिक नहीं मिल रहा है कि BB से हम सीधा DD को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ये गया। फिर देखता हूँ दूसरा रख के मैं। ये उनके लिए है जिनको पैटर्न जल्दी नहीं दिखते हैं। ठीक है, जिनको पैटर्न नहीं दिखते, जिनको दिखते हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ पे बी रखा, यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे सी रखा, यहाँ पे डी रखा। तो ये वाला पैटर्न तो काम नहीं कर रहा है BACD वाले में, क्योंकि यहाँ पे तो बन रहा है ABBCD, ABBCD, फिर अगले वाला ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ABCCD। अच्छा, ये शायद बन जाए क्या, देखते हैं। ये बन जाएगा, यहाँ पे आप अगर C रखेंगे तो ABCCD। तो अगर मुझे अगला वाला भी यही मिल जाएगा ABCCD, तो काम बन जाएगा हमारा। पर यहाँ पे अगला वाला क्या बनेगा, ABCDD। अब देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी दो बार आया है, पर यहाँ पे ABCCD एक बार और फिर ABCDD आ गया। तो ये पैटर्न ब्रेक हो रहा है ना, ये दो बार आया तो इसको भी दो बार आना चाहिए, फिर इसको भी दो बार आना चाहिए। ये भी नहीं होगा। ठीक है, गायब करते हैं। अब देखते हैं क्या इससे काम बनेगा क्या, इससे काम बनेगा क्या। दो और आपके पास है, दो ऑप्शन चेक करिए। उनके लिए जिनको थोड़ा पैटर्न नहीं दिखता, अदरवाइज इसमें जैसे कि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है ना, मुझे पैटर्न दिख गया तुरंत से ही। आपको भी थोड़ा टाइम बाद दिखने लगेगा, आप थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो। A A C और D, ठीक है, रखते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, AABCD। ठीक है, अगला क्या बना, ABBCD। अगला क्या बना, ABCCD। यहाँ पे A रिपीट हो रहा है, फिर BB, फिर CC, शायद ये पैटर्न बन जाएगा क्या, ABCDD। हाँ, ये देखिए आपको पैटर्न दिख गया। इसमें क्या हो रहा है कि चार नंबर है ABCD। ठीक है, उसमें पहले A रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे जाके B रिपीट हो रहा है, ये देखिए, फिर C रिपीट हो रहा है, फिर D रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। अगला देख लेते हैं एक बार, श्योर हो जाएंगे कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसे जहां मिले तो आप उसको आंसर टिक कर सकते हैं। ये जीएस नहीं है कि आपको यहाँ पे उतना ध्यान देने की जरूरत है। ये मैथ्स एंड रीजनिंग है, यहाँ पे सही मतलब सही। ठीक है, यहाँ कोई खास ट्रैप नहीं होगा। तब हम देखते हैं अगला क्या बचा, ए और डी सी। ओके, ये उल्टा हो गया, तो मतलब पैटर्न क्या बनेगा, AABCD और ABBCD और ABCDD। देखिए ये पैटर्न ब्रेक हो गया ना, यहाँ पे AA था, BB था, यहाँ पे DD आ गया, तो खत्म। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप एटलीस्ट कुछ 5-10 तो तरीका है जो कॉमन पैटर्न वो आप उसको देखे रहें, क्योंकि यूपीएससी इसमें बहुत टफ नहीं पूछता है। रीजनिंग के साथ यही चीज़ है कि कॉमन पैटर्न ही पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ट्रिकी होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, वहीं लोग फंसते हैं। आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। Two persons P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q. ठीक है, but P has invested 800 8 months. P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of total profit of 2000, what is the profit? P's capital contributed by P। ठीक है, बात क्या कह रहा है कि दो इंसान है P और Q। ठीक है, ये दोनों लोग, दोनों भाई साहब मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं P को फायदा होता है P का, P रुपए का, Q को फायदा होता है कुछ Q रुपए का। टोटल फायदा इन दोनों का कितना है, 2000 रुपये, यही दिया है ना, टोटल प्रॉफिट 2000 का। और एक और डेटा यहाँ पे है कि जो P भाई साहब है इनको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हुआ है Q से, 400 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सेम बिजनेस में दोनों ने पैसा लगाया है, और तो सेम बिजनेस में अगर पैसा लगाया है
तो जो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में हिस्सा इनका कैसा होगा, जिस हिसाब से इनका पैसा है, जो ज़्यादा पैसा लगा उसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम पैसा लगा उसका थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अगर आप एक परसेंटेज मानते हैं तो दोनों को सेम रेट, अगर एक रेट मानते हैं हम कि भाई पी को आर के रेट से प्रॉफिट मिल रहा है, क्यू को आर के, तो क्यू को भी आर के रेट से ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वो सेम बिजनेस है। चूंकि पी ने ज्यादा पैसा डाला है, 14,000 रुपये ज्यादा डाला है क्यू से, क्यू ने, जो पी है ना, पी ने क्यू से 14,000 रुपये ज्यादा डाला है बिजनेस में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पी ने पैसा ज्यादा डाला है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, पर रेट दोनों को सेम रहेगा क्योंकि सेम बिजनेस में वो पैसे डाल रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात ये दो इक्वेशन देखिए, P प्लस क्यू बराबर 2000 और P माइनस क्यू बराबर 400। यहाँ से तो आपको P और Q का वैल्यू मिल ही जाएगा ना, आसान सी बात है। ये दोनों इक्वेशन में वो जोड़ दीजिए तो 2P बराबर 2400, P बराबर 12, मतलब P को हुआ मुनाफा 1200 का और Q को हुआ मुनाफा 800 का, तभी तो दोनों का प्रॉफिट होगा 2000। ये एक चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब अगला जो है वो यहाँ से आएगा, देखिएगा। मान लेता हूँ कि P लगाते हैं बिजनेस में X रुपया, ठीक है, और उनको जो प्रॉफिट होता है आर के रेट से होता है, मान लेते हैं हम। ठीक है, उन्होंने कितना महीने लगाया, 8 महीने। मान लेते हैं कि उस बिजनेस से, जो भी बिजनेस में वो पैसे लगा रहे हैं, उनको R% प्रॉफिट हो रहा है उस बिजनेस में, तो R% मुनाफा पी को मिलेगा, R% मुनाफा क्यू को भी मिलेगा। ठीक है, ये कर लेते हैं हम। ये कुछ मिला, आर परसेंटेज है तो परसेंटेज को R/100 करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, पी ने लगाया X रुपया, R% की रेट से, 8 महीना, इनको इतना टोटल प्रॉफिट मिल गया होगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1200 रुपये के। अब क्यू कितना पैसा लगा रहे हैं भाई साहब, क्यू लगा रहे हैं 14,000 कम लगा रहे हैं ना ये पी भाई साहब से। ठीक है, इनके पास भी मुनाफा का रेट बराबर ही होगा, और ये लगा रहे हैं 10 महीने के लिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 800। ठीक है, अब ये आप दोनों इक्वेशन को भाग दे दीजिए, मतलब ये ऐसे इतने बटे इतना उड़ जाएगा, ये पूरा एक इक्वेशन बन गया। आप जब भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 100 से 100 ये चला गया, आर से आर ये चला गया, ये जीरो चला गया, तो बचेगा क्या आपका 8x, और क्या नीचे बचेगा आपके पास, आ, और कुछ बचेगा क्या, हाँ, नीचे आपका बचता है x माइनस 14,000 गुणे 10। ठीक है, बाकी तो सब कट गया ना। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये बचा। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि मैं थोड़ा मैथ वैथ की हम लोग की प्रैक्टिस है ना, तो इसको मैं तुरंत ही कर लूंगा, इसमें कुछ खास है नहीं इस इक्वेशन को करने में। ठीक है, पहले तो आप यहाँ से कर लीजिए 4, यहाँ कर लीजिए 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये पूरा आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, x बटे x माइनस 14,000। अब नंबर को मैं भेज देता हूँ यहाँ, ये हो जाएगा 15/8। ठीक है, अब मैं उल्टा कर दूंगा, x बाई, दोनों साइड उल्टा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये बचेगा x माइनस 14,000। ये आपकी एफिशिएंसी, आप कितना जल्दी क्या इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये आपका नंबर बन जाएगा 1 - 14,000 बटे एक्स, ये होगा 8/15। तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/15 बराबर 14,000 बटे एक्स। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा, x क्या है, जो p ने पैसे लगाए हैं, ये देखिए x बराबर वही है ना, 1200 का प्रॉफिट p को ही तो हो रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, 14,000 गुणे 15/7, 7 दूनी 14, मतलब 2,000 गुणे 15, मतलब 30,000 रुपये। तो x है 30,000, मतलब p ने लगाए 30,000 रुपये, क्या है क्या ऑप्शन में, हाँ 30,000। ये बस हो गया, सवाल खत्म। सवाल में क्या करना था, दो इक्वेशन है, सॉल्व करना था। p और q ने कैसे मिला कि p को हुआ कुछ मुनाफा q को हुआ पूरा मुनाफा 2,000। अब p का मुनाफा q से 400 रुपया ज़्यादा है,
अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आप दोनों को जोड़ दीजिए, पी का वैल्यू मिल गया 1200, क्यू का वैल्यू 800। अब मान लेते हैं कि आर प्रतिशत फायदा हो रहा है उस धंधे में, उस बिजनेस में, ठीक है, तो दोनों को होगा। बस कितने महीने के लिए वो लगा रहे हैं, ये 8 महीने को लगा रहे हैं, ये 10 महीने को लगा रहे हैं। आप मान सकते हैं ना अपने ढंग से कि आर प्रतिशत मुनाफा हमें हर महीने हो रहा है, बस वही मैं कर रहा हूँ। एक्स रुपया पी ने लगाया, आर के आर रुपया प्रॉफिट हो रहा है पर महीने, 8 महीने में कितना प्रॉफिट होगा, 1200। ये चीज मैंने करी वाई के क्यू के लिए। क्यू थोड़ा 14,000 कम लगा रहा है, तो एक्स माइनस 14,000, आर का रेट 10 महीने के लिए बटे 100। दोनों इक्वेशन को ये भाग दे दीजिए, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, सॉल्व कर दीजिए, आ गया उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पर धीरे धीरे हम एक एक सवाल को पूरा टाइम देके समझने का प्रयास करेंगे। और आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, आपको कुछ भी ऐसे लगता है जो आपको नहीं समझ आया, या फिर जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ भी ऐसा आपको डाउट आता है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनली टैग करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे, पर आप थोड़ा भरोसा रख के अच्छे से वीडियो देखिए और आपके जो भी डाउट है वो पूछिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पी की सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी विच इज 20। ठीक है, पी क्यू, ओके, पी क्यू आर। तो क्या कह रहा है कि पी की सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी। मान लेते हैं क्यू की सैलरी एक्स है, तो पी की सैलरी 20% कम है क्यू की सैलरी से। तो 20% कम है क्यू की सैलरी से, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्यू की सैलरी का 80% है, सीधी बात है ना, 20% कम मतलब 80%। तो एक्स का 80% क्या हो जाएगा, 8x/10। ठीक है, और क्या लाइन है? अच्छा, 20% लोअर देन क्यू सैलरी विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी, मतलब कि आर की सैलरी का 80% है क्यू की सैलरी। मतलब क्यू और आर की सैलरी में भी रिलेशन दिया हुआ है कि जो आर की सैलरी है, मान लेते हैं वो वाई है, इसकी 80% होगी क्यू की सैलरी, तो मतलब वाई का 80% हो गया एक्स। तो वाई मतलब कितना हुआ, 10/8x। ठीक है, तो हम अब पी और क्यू की सैलरी को, पी वन क्यू वन आर की सैलरी को हम एक्स वाई एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो पी की सैलरी 8x/10, क्यू की सैलरी एक्स, और आर की सैलरी जो कि वाई है वो बनी 10x/8। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। पी की सैलरी क्यू की 80% है, 20% कम है मतलब 80% है, 8x/10। क्यू की सैलरी अगर एक्स है, तो वाई की आर की सैलरी कितनी होगी, मान लेते हैं वाई है, तो वाई का 80% है ना एक्स, वाई का 80/100 बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई। हाँ, आप y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 10/8x। अब तीनों सैलरी हो गई सेम वेरिएबल में x में। ठीक है, अब थोड़ा हम देखते हैं आगे सवाल पूछा क्या, उस हिसाब से हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि बाई हाउ मच परसेंट आर सैलरी इज मोर देन पी सैलरी। ठीक है, आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, मतलब आर की सैलरी में से पी की सैलरी निकाल देंगे, ये इतना हो जाएगा मोर। परसेंटेज निकालना है किससे, पी की सैलरी से गुणे 100, यही आपको करना है, पुट कर दीजिए। 10x बाई 8 माइनस 8x/10, ये हो गया, ये पी की सैलरी 8x/10 इंटू 100। बस ये सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसको मैं रिमूव करके आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो अ, क्या होगा, ये हो जाएगा 40, 8×5 = 40, 50 चौका 40, 32 मतलब 18x/40, ये, और ये 8x/40 मतलब 10/8x। ये सॉल्व करना आप कितना जल्दी कर पाएंगे वो आपकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस से बढ़ाना है। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 25 100, ये आ गया आपको यहाँ से, 2 से गया ये 5, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 4। सही है ना? हाँ, तो कितना हुआ, 9×25/4, तो 25×9 225/4, कितना आएगा, 4×5 = 20, 4×6 = 24,
चार छः 24, एक 10, चार दूनी 8, चार पंजे 20, 56.25 ये हुआ उत्तर। ठीक है, बस ये आसान से सवाल थी। पी क्यू आर, ठीक है, उससे आप लोअर कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था असनील ग्रोवर ने शार्क टैंक में, अगर आपको देखेंगे एपिसोड तो। जरूरत नहीं है सी सेट पे ध्यान दीजिए, उससे ज़्यादा मैं ही पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर इज मिस्टेक। ये भी आसान क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है कि नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। मतलब क्या है कि कोई एक नंबर है, मान लेते हैं वो x, इसको करना था गुणा 4 से, ठीक है, पर कर दिया भाग। वही ना, कुछ है करके ना, गए दूबे बनने छब्बे बन के आ गए, क्या कुछ करके है। तो इसको करना था 4 से गुणा, जो इसको होना चाहिए 4x, पर किसको कर दिया 4 से भाग, तो ये क्या बन गया x/4। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ, चेंज हुआ आप निकाल लीजिए, सेम फार्मूला ऊपर वाला, ये आप डिफरेंस निकाल लीजिए। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू द मिस्टेक। तो इनको बनना क्या था, ये 4 से इनको गुणा होना था, पर ये बन गए ये, तो चेंज कितना आया, इतना, किससे, 4x से, जिससे परसेंटेज निकालना है, गुणे 100, इसी का उत्तर आएगा आपको। तो 16 में से 1 गया 15x/16x गुणे 100, यही आपका उत्तर होना चाहिए। कितना आएगा वैसे ये, आ, ये आपका हो जाएगा 15 गुणे 25 और 4, यही होगा। ठीक है, और ये लगभग कितना होगा, 15 दहा में 250, 15 पच्चे 125, तो 250 और 125 कितना होता है, 5 2 7 और 2 1 3, 375/4, 4 9 या 36, 1 37, 4 3 12, यही ऑप्शन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। एक्स है, इनको 4 से करना था गुणा, पर गलती से भाई साहब ने कर दिया 4 से भागा। ठीक है, तो बनना था इनको 4x, बन गई x/4। अब ये पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज का चेंज आया, तो इतने में से -x/4 जितना चेंज हुआ बटे 4x गुणे 100। टेक्निकली इसको होना चाहिए था x/4 -4x/4, पर इसमें पूछा है कि परसेंटेज चेंज कितना आया। ठीक है, तो कोई ऐसे आंसर में तो है नहीं ना -93.75, वो ज़्यादा सही आंसर होता, पर सारे ऑप्शंस प्लस है, इसलिए 93.75 करेक्ट आंसर। ठीक है, बस कुछ करना है नहीं, सेम बस परसेंटेज का इजी वाला फॉर्मूला है। तो आप पूरे क्वेश्चन में आप देख रहे हो, जितना क्वेश्चन हमने किया अभी तक, कुछ 15-20 क्वेश्चन हमने किए होंगे मैथ्स के और रीजनिंग के, किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि जो हमने कुछ अलग से कॉन्सेप्ट, कुछ नया कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसा यूज किया। सब कुछ आपको पता है, भरोसा रखिए। आपको परसेंटेज निकालने नहीं आता, आपको डिवाइड करने नहीं आता, आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता, क्या ऐसा चीज़ है जो आपको बॉदर कर रहा है जिससे आप ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप वो अपनी इस वीकनेस को देखिए, उस पर थोड़ा वर्क कर लीजिए, बाकी उसको अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको सिखा देंगे क्वेश्चंस करते हुए। जरूरत पड़ेगी हम पिछले 2 साल नहीं, 3 साल का, 4 साल का पेपर हम क्लास में सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, पूरे वीडियो के थ्रू हम सारे पेपर्स को कवर करेंगे, ताकि आपको एंड में पेपर खुद से क्लियर करने का कॉन्फिडेंस आए। वही हमारा मोटो है। ठीक है, बस इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।